अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपना टॉपिक एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी। ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इसको आपने बहुत ही अच्छे तरीके से तैयार करना है। एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी, लास्ट लेक्चर्स में हम पोटेंशियल एनर्जी के मुतालिक पढ़ चुके हैं कि एक्चुअली पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है। किसी भी ऑब्जेक्ट में उसकी पोजीशन की वजह से जो एनर्जी स्टोर होती है उसको हम पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। और हमने कहा था कि अगर हम किसी भी ऑब्जेक्ट की पोजीशन चेंज कर रहे हैं ग्रेविटेशनल फील्ड में तो वो उसकी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कहलाती है। और जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है उसको हमने किसी ना किसी रेफरेंस पॉइंट से रिलेटेड लिया था कि उसके लिए हमने कोई ना कोई रेफरेंस पॉइंट लिया था। और वो रेफरेंस पॉइंट हमने दो लिए थे। एक तो हमने ये कहा था कि हम सरफेस ऑफ अर्थ भी ले सकते हैं और दूसरा ये कहा था कि कुछ केसेस में हम उसका इन्फिनिटी जो पॉइंट है कि अगर कोई भी ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी डिस्टेंस पे हो ज़मीन की सरफेस से तो वो भी उसका रेफरेंस पॉइंट कहलाता है। और वो जो रेफरेंस पॉइंट है वो पॉइंट होते हैं जहाँ पे जो फोर्स ऑफ ग्रेविटी है वो उसकी ज़ीरो हो जाए। तो ग्रेविटेशनल उसकी फोर्स जो है वो ज़ीरो हो जिस पॉइंट पे उसको हमने रेफरेंस कहा था। तो हम अब ये देखेंगे कि एक्चुअली एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी क्या है। एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी वो एनर्जी है जिसमें हमारा रेफरेंस जो है वो इन्फिनिटी पॉइंट होगा, वो हमारी एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी होगी। अब हम इसको देखते हैं कि इसमें क्या कहा है। द एब्सोल्यूट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट एट अ सर्टेन पोजीशन इज द वर्क डन बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स इन डिस्प्लेसिंग द ऑब्जेक्ट फ्रॉम दैट पोजीशन टू इन्फिनिटी where the force of gravity becomes zero। ये है कि कोई भी एक ऑब्जेक्ट है जिसकी हमने उसकी हम मूव करवाना है एक पॉइंट से और उसको कोई भी एक ख़ास पॉइंट हमारे पास या ख़ास पोजीशन है उसकी एक पॉइंट की, उस पॉइंट से हमने उसको एक इन्फिनिटी डिस्टेंस तक लेके जाना है। और वो जो इन्फिनिटी डिस्टेंस है या इन्फिनिटी पॉइंट है वो एक ऐसा पॉइंट है जहाँ पे हमारी जो ग्रेविटेशनल फोर्स है या फोर्स ऑफ ग्रेविटी है हमारी वो ज़ीरो हो जाए। और इस सूरत में जो ग्रेविटेशनल फोर्स का वर्क डन होगा वो हमारी एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी होगी। कि ग्रेविटेशनल फोर्स अगर किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर एक्ट कर रही है और इस सूरत में जो हमारा वर्क डन होगा इन डिस्प्लेसिंग अ बॉडी फ्रॉम दैट पॉइंट टू इन्फिनिटी वेयर द फोर्स ऑफ ग्रेविटी बिकम्स ज़ीरो, तो ये हमारी एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी कहलाती है। द रिलेशन फॉर द कैलकुलेशन ऑफ वर्क डन बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स, कि हमने ये कहा था कि अगर हमारी ग्रेविटेशनल फील्ड में हमने वर्क डन फाइंड किया है तो वो हमारा mgh होता है। या हमने ये कहा था कि कोई भी एक हाइट है h, वहाँ पे हमारी जो पोटेंशियल एनर्जी है वो mgh के इक्वल होती है। ये हमने लास्ट लेक्चर्स में पढ़ा था। लेकिन हम अब ये वाली एनर्जी क्यों नहीं ले रहे, ये पोटेंशियल एनर्जी क्यों नहीं ले रहे, इसकी एक वजह ये है कि ये एप्लीकेबल है सिर्फ ज़मीन के नज़दीक वाला जो एरिया होता है जहाँ पे उसकी बहुत ही कम डिस्टेंस होगा, बहुत कम हाइट होगी। ये फार्मूला सिर्फ उसी सूरत में एप्लीकेबल है और उसी सूरत में राइट होता है। लेकिन अगर हम बहुत ज़्यादा डिस्टेंस लार्ज ले लेते हैं तो उस सूरत में हमारी जो फोर्स है वो कांस्टेंट नहीं रहती। तो इस डिफ़िकल्टी को ओवरकम करने के लिए हमने एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी फाइंड की है। तो ये उसने कहा है कि ये जो हमारा रिलेशन है पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू mgh इज ट्रू ओनली नियर द सरफेस ऑफ अर्थ वेयर द ग्रेविटेशनल फोर्स इज नियरली कांस्टेंट, कि ज़मीन की गिर्द हमारी जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो कांस्टेंट होती है। तो इसीलिए हमारी ये सिर्फ उसके नज़दीक ही ट्रू होगी। लेकिन इफ़ द बॉडी इज डिस्प्लेस थ्रू अ लार्ज डिस्टेंस, कि अगर हमारी जो बॉडी है वो बहुत ज़्यादा लार्ज डिस्टेंस पे हम उसको डिस्प्लेस करवाते हैं फ्रॉम पॉइंट 1 to n, के अगर आप डायग्राम में देखें कि कोई भी एक ऑब्जेक्ट है जिसको हमने 1 पॉइंट से n पॉइंट तक हमने उसको किया है, उसको मूव करवाया है हमने, कि कोई भी एक पॉइंट बॉडी है उसको हमने एक पॉइंट से 1 पॉइंट से लेके n पॉइंट तक डिस्प्लेस करवाया है, तो इस सूरत में जो हमारा डिस्टेंस है ये बहुत ज़्यादा लार्ज होता है और जो हमारी फोर्स है वो कांस्टेंट नहीं रहती। वो फोर्स हमारी जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो क्यों कांस्टेंट नहीं रहती, क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स इन्वर्सली वेरी करती है स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस के। In order to overcome this difficulty, we divide the distance between points 1 and n into small steps, each of length del r। वही सेम केस है कि वेरिएबल फोर्स अगर हमारे पास है तो इस सूरत में हमारा जो स्टेप्स होते हैं वो ये होते हैं कि हम उसके डिस्टेंस को, लार्ज डिस्टेंस को हम उसको स्मॉल स्टेप्स में कन्वर्ट कर लेते हैं और फिर उनके लिए हर एक के लिए वर्क फाइंड करते हैं और उनको एडअप करते हैं तो हमारे पास टोटल वर्क आ जाता है। सेम यही केस हम इस सूरत में करेंगे। इन ऑर्डर टू ओवरकम दिस डिफिकल्टी वी डिवाइड द डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट्स 1 and n into small steps, each of length del r, so that the value of the force remains constant for each small step, कि हमारी हर स्मॉल स्टेप के लिए हमारी जो फोर्स है वो कांस्टेंट रहेगी।
Hence the total work done can be calculated by adding the work done during all these steps, कि हम अगर इन तमाम स्टेप्स का जो वर्क है वो इनको ऐड अप करें तो टोटल वर्क आ जाएगा. इफ़ R1 and R2 आर द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट 1 and 2 रिस्पेक्टिवली फ्रॉम द सेंटर ऑफ द अर्थ. इस डायग्राम में आप क्लियरली देख सकते हैं कि जो R1 है वो पॉइंट 1 का डिस्टेंस है ज़मीन के सेंटर से, और जो R2 है वो पॉइंट 2 का डिस्टेंस है ज़मीन के सेंटर से. लेकिन अगर हम उसका मिड पॉइंट लेते हैं, 1 और 2 पॉइंट के दरमियान का जो डिस्टेंस है उसको हमने R से डिनोट किया हुआ है, और उसको हम फाइंड करते हैं R इक्वल टू R1 प्लस R2 डिवाइडेड बाई 2. और लेकिन अगर हम उस पैच का जो डिस्टेंस है या उसका जो डिस्प्लेसमेंट है जो 1 पॉइंट से 2 पॉइंट तक मूव करते वक्त बॉडी ने कवर किया है, वो डेल आर है, और उसको हमने फाइंड करने के लिए लिखा है कि वो है R2 माइनस R1. कि जाहिर सी बात है अगर R2 में से R1 को हम माइनस करेंगे तो वो हमारे पास जो डेल आर है वो डिस्टेंस आ जाएगा. और R की जो वैल्यू हमने निकाली है उसमें अगर हम R2 की वैल्यू निकाल के हम पुट करते हैं तो हमारे पास आ जाता है R इक्वल टू R1 प्लस डेल आर प्लस R1, क्योंकि ये R2 की वैल्यू हमने फाइंड की है जो इक्वेशन 2 के साथ रिप्रेजेंट हुई है, डिवाइडेड बाय 2. तो आप इसको देखें तो हमने सॉल्व किया तो हमारे पास इसकी फाइनल इक्वेशन जो है हमारे पास वो इक्वेशन 3 बन गई है कि R इज इक्वल टू R1 प्लस डेल आर डिवाइडेड बाय 2. F इज इक्वल टू जी M1 F इज इक्वल टू जी कैपिटल M स्मॉल m ओवर R स्क्वायर. इस सूरत में जो हमारा स्मॉल m है ये ऑब्जेक्ट का मैस है, कैपिटल M जो है ये मैस ऑफ अर्थ है, और जो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है वो कैपिटल G है. और हम अगर ये देखते हैं कि हमारे पास जो इक्वेशन 3 है इसका हम स्केयर लें, क्योंकि हमने ये कहा R का अगर हम स्केयर लेते हैं तो वो हमारे पास बन जाएगा R स्केयर इज इक्वल टू R1 प्लस डेल आर ओवर 2 होल स्केयर. क्योंकि हमें F इज इक्वल टू जी कैपिटल M स्मॉल m ओवर R स्केयर में हमें R स्केयर चाहिए, इसीलिए हम R का जो है स्केयर लेंगे, और स्क्वायर को ओपन करने के लिए हम फार्मूला लगाएंगे A प्लस बी होल स्केयर इज इक्वल टू A स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस 2AB, जो हम 9th क्लास से पढ़ते आ रहे हैं ये फार्मूला. इसके मुताबिक हमने इसका फार्मूला एक्सपेंड कर लिया, इसका जो है वो एक्सपेंड हो गया. तो अब हमारे पास जो है R स्केयर इज इक्वल टू R1 स्केयर प्लस 2R1 डेल आर डिवाइडेड बाई 2 प्लस डेल आर डिवाइडेड बाई 2 होल स्केयर की A1 ए स्केयर जमा बी स्केयर प्लस 2AB जो है इसके ज़रिए हमने इसको एक्सपेंड किया है. तो अब हम ये देखेंगे कि जो डेल आर है वो गरचा पहले ही बहुत छोटा है और R1 की निस्बत में, और अगर हम उसका स्केयर लेंगे तो वो और भी ज़्यादा स्मॉल हो जाएगा, और जितना स्मॉल हो जाएगा R1 के मुकाबले में कि हम ये कहेंगे कि इसको हम निगलेक्ट कर सकते हैं R1 की जगह, कि अगर हम R1 हमारे पास एक वैल्यू है उसके नतीजे में जो डेल आर की वैल्यू है, डेल आर स्केयर की वैल्यू है वो इंतहाई स्मॉल है, इतनी स्मॉल है कि उसको अगर हम अपनी कैलकुलेशन में से निकाल भी दें तो हमारी जो आंसर होगा उसके ऊपर कोई ख़ास इफेक्ट नहीं पड़ेगा, इसलिए हमने उसको निगलेक्ट कर दिया. तो इस सूरत में हमारी जो इक्वेशन है वो आर स्केयर इज इक्वल टू R1 स्केयर प्लस R1 डेल आर बन गई. लेकिन हमने ये कैलकुलेट किया था कि जो डेल आर है वो R2 माइनस R1 के इक्वल है, इसीलिए हमने इसमें डेल आर की वैल्यू पुट की R स्केयर इज इक्वल टू R1 स्केयर प्लस R1 इंटू R2 माइनस R1. इसको जैसे ही हमने सॉल्व किया मल्टीप्लाई करके, उसके बाद हमारे पास आर स्केयर की जो वैल्यू है वो R1 R2 आ गई. लेकिन हम ये जानते हैं कि F इज इक्वल टू जी कैपिटल M स्मॉल m और R स्केयर है, तो इस सूरत में हमने आर स्केयर की जो वैल्यू R1 R2 निकाली है उसको हमने पुट किया है. लेकिन हमने एक्चुअली इस सब कैलकुलेशन का मतलब ये है कि हमने वर्क डन फाइंड करना है ग्रेविटेशनल फोर्स का पॉइंट 1 से पॉइंट N तक मूव करना है जो बॉडी को, उसके लिए हमने वर्क डन फाइंड करना है ग्रेविटेशनल फोर्स का. तो इस सूरत में हमारा जो W है, हमने चूँकि वर्क की जो डेफिनेशन पढ़ी थी वो F डॉट डी है, W इक्वल टू एफ डी कोस थीटा. लेकिन इस सूरत में हमने ये कहा है कि इस सूरत में हमने उसको स्मॉल पैचेस में कन्वर्ट किया था. उसके लिए सबसे पहले फर्स्ट जो पैच है हमारी उसके लिए हम वर्क जो है वो फाइंड करेंगे. मतलब ये है कि इस पैच के लिए हमारा जो वर्क होगा वो पॉइंट 1 से पॉइंट 2 तक अगर बॉडी को मूव करवाएं तो वो हमारा वर्क होगा. तो इस सूरत में जो हमारा हो गया वर्क 1 से 2 पॉइंट तक मूव करवाते वक्त जो हमारा होगा वर्क, उसके लिए कैपिटल F डॉट डेल आर होगी. जो F है ये ग्रेविटेशनल फोर्स है, जो डेल आर है ये पैच का डिस्प्लेसमेंट है, तो ये इक्वल हो जाएगा F डेल आर कोस थीटा. लेकिन हम अब ये जानते हैं कि ऑब्जेक्ट ऊपर को मूव कर रहा है लेकिन फोर्स ऑफ ग्रेविटी नीचे को मूव कर रही है, तो इनके दरमियान जो एंगल है वो 180 बन जाएगा, जैसा कि इस डायग्राम में आप देख सकते हैं.
कि ऑब्जेक्ट ऊपर को मूव कर रहा है, फोर्स ऑफ ग्रेविटी जो डाउनवर्ड एक्ट कर रही है, और इनके दरमियान हमारा एंगल 180 बन जाएगा। और अगर 180 बनता है तो हम ये कहते हैं कि हमारा जो कोस 180 है वो नेगेटिव है, तो ये हमारा वर्क नेगेटिव हो जाएगा। बाय पुटिंग वैल्यू ऑफ एफ, जो हमने पहले वैल्यू ऑफ एफ फाइंड की थी, उसको अगर हम वर्क के फार्मूले में लिखें तो ये हमारे पास ये बन जाता है W1 से 2 का जो वर्क है वो हमारे पास हो जाएगा -G कैपिटल M स्मॉल m ओवर R1 R2 इंटू R2 माइनस R1, क्योंकि डेल R जो है वो R2 माइनस R1 के इक्वल है, लेकिन जो कैपिटल F है वो GM स्मॉल m ओवर R1 R2 है। इसको हम अगर मज़ीद सॉल्व करते हैं तो ये हमारे पास आ जाता है इस तरह से। और आप ये देख सकते हैं कि ये हमारे पास अगर हम इनको सेपरेट करके डिवाइड करें तो हमारे पास जो इसकी वैल्यू है W1 से 2 की वो -G कैपिटल M स्मॉल m हो इंटू 1 ओवर R1 माइनस 1 ओवर R2। तो हमारे पास डेल आर की वैल्यू है R2 माइनस R1, फोर्स की वैल्यू G कैपिटल M स्मॉल m ओवर R1 R2 है। तो इसकी वैल्यू जब हमने इसमें पुट की और इसको हमने सॉल्व किया तो हमारे पास ये आ गया। और W1 से 2 पॉइंट तक मूव करते वक्त जो हमारा वर्क है वो है -G कैपिटल M स्मॉल m 1 ओवर R1 माइनस 1 ओवर R2। इसी तरह हम अगर सेकंड जो स्टेप है या सेकंड जो हमारा बनेगा उसका स्मॉल पैच बनेगा हमारा 2 से 3 का, उसके लिए हम अगर वर्क फाइंड करें तो वो हमारा बन जाएगा -G कैपिटल M स्मॉल m 1 ओवर R2 माइनस 1 ओवर R3, क्योंकि R1 माइनस 1 ओवर R1 माइनस 1 ओवर R2 है 1 से 2 तक। तो सिमिलरली अगर हम उसको देखें 2 से 3 तक के लिए तो वो हमारे पास 1 ओवर R2 माइनस 1 ओवर R3 जो है ये आ जाएगा। अगर हम यही देखते जाएं और एंड पॉइंट तक अगर हम वर्क जो है वो फाइंड करें तो उसके लिए हमारे पास ये वाला फार्मूला बनेगा कि अगर हम एंड पॉइंट तक मूव करते हैं और एंड से जो पीछे वाला पॉइंट होगा उसमें से एक माइनस करेंगे तो वो n-1 होगा, उससे एन तक का जो डिस्टेंस है वो वाली जो पैच है उसके लिए हमारा ये वाला वर्क होगा -G कैपिटल M स्मॉल m इंटू 1 ओवर R n-1 के n जो पॉइंट है उससे पिछला पॉइंट -1 ओवर R n। और जो टोटल वर्क है इन सबको ऐड अप करेंगे तो हमारे पास जो है वो टोटल वर्क होगा जो हमने इस फाइंड करना है। तो अब हम ये देखते हैं कि हमारे पास जो टोटल वर्क है उसमें हमने वैल्यू पुट करनी है हर पैच की, जो हमने पुट कर ली है। और हम देखेंगे कि जब हम इनको ऐड करेंगे तो ये जो ब्रैकेट में है 1 ओवर R1 माइनस 1 ओवर R2 प्लस 1 ओवर R2 माइनस 1 ओवर R3, फिर नेक्स्ट जो उसका आ जाएगा प्लस 1 ओवर R3 माइनस 1 ओवर R4। मतलब कि 1 ओवर R1 को अगर हम साइड पे लिख लें और जो पीछे वाली वैल्यूज़ बच जाती हैं वो सारी आपस में कैंसिल आउट हो जाती हैं और हमारा जो टोटल वर्क है वो आ जाता है -G कैपिटल M स्मॉल m इंटू 1 ओवर R1 माइनस 1 ओवर RN। और अगर हम ये देखें कि हमने ये कहा था कि हमने बॉडी को मूव करवाना है एक ख़ास पोजीशन से ऐसे पॉइंट तक जहाँ पे जो उसकी फोर्स ऑफ ग्रेविटी है वो हमारी जो है वो ज़ीरो हो जाए और वो हमारा इन्फिनिटी पॉइंट है, इन्फिनिटी डिस्टेंस पे है। तो हम अगर RN की जगह पे इन्फिनिटी को पुट करते हैं तो 1 ओवर RN 1 ओवर इन्फिनिटी हो गया। और आपने मैथमेटिक्स में ये पढ़ा है कि 1 ओवर इन्फिनिटी जो है वो हमेशा ज़ीरो के इक्वल होती है, इसलिए जो हमारा 1 ओवर RN है वो हमारा ज़ीरो हो जाएगा। और इस सूरत में जो हमारा टोटल वर्क डन है वो हमारा ये हो जाएगा W टोटल इज इक्वल टू -G कैपिटल M स्मॉल m ओवर R1। लेकिन अब हम ये कह चुके हैं कि जो टोटल वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स है जो हमने इस सूरत में ये फाइंड कर लिया है इन डिस्प्लेसिंग ऑब्जेक्ट फ्रॉम अ सर्टेन पॉइंट टू इन्फिनिटी के एक इन्फिनिटी पॉइंट तक हमने मूव करवाया है ऑब्जेक्ट को। और ये जो टोटल वर्क है ये एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी, एब्सोल्यूट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी के इक्वल है। और इस सूरत में हमारा जो W टोटल हो जाएगा वो U के इक्वल है जिसको हमने एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी का नाम दिया है। और ये हमारे पास आ जाएगी -G कैपिटल M स्मॉल m ओवर R कोई भी हमने डिस्टेंस लिया है कि कोई भी एक ऑब्जेक्ट है जो R डिस्टेंस पे पड़ा है ज़मीन की सेंटर से और उसको हमने इन्फिनिटी तक मूव करवाया। इस सूरत में जो हमारी पोटेंशियल एनर्जी है एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी वो हमारी ये आ गई है U इज इक्वल टू -G कैपिटल M स्मॉल m ओवर R।
हमने एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी का जो फार्मूला था वो हमने फाइंड कर लिया है कि U इज़ इक्वल टू माइनस जी कैपिटल एम स्मॉल एम ओवर आर। लेकिन अगर हम अब ये देखें कि जैसे जैसे हमारा जो है वो आर इंक्रीज़ होगा तो इट मीन्स जो U की वैल्यू है वो लेस नेगेटिव होगी, क्योंकि U की वैल्यू लेस है होती जाएगी जैसे जैसे आर बढ़ेगा। लेकिन यहाँ पे नेगेटिव साइन होने की वजह से हम ये कहेंगे कि ये लेस नेगेटिव हो रही है। लेस नेगेटिव का मतलब ये है कि इसकी जो वैल्यू है वो इंक्रीज़ हो रही है, क्योंकि हम ये जानते हैं कि नेगेटिव में जितनी कम वैल्यू होती है वो उतनी ही बड़ी होती है। -2 -3 से बड़ा है। यही चीज़ यहाँ पे इन्होंने बताई है कि व्हेन आर इंक्रीजेज यू बिकम लेस नेगेटिव, कि उसकी जो वैल्यू है वो लेस नेगेटिव होगी। एंड इट मीन्स यू इंक्रीजेज, इट मीन्स व्हेन वी रेज अ बॉडी अबव द सर्फेस ऑफ द अर्थ, कि जैसे ही हम ज़मीन की सरफेस से बॉडी को मूव करवाएंगे अपवर्ड, जो हमारी पोटेंशियल एनर्जी है वो इंक्रीज़ होगी। और नेक्स्ट इन्होंने कहा है कि द चॉइस ऑफ ज़ीरो पॉइंट इज़ आर्बिट्रेरी, कि ज़ीरो पॉइंट की जो चॉइस है वो अपनी हम मर्ज़ी से ले सकते हैं। एंड ओनली द डिफरेंस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर इज़ सिग्निफिकेंट, कि पोटेंशियल एनर्जी का जो डिफरेंस है एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक सिर्फ वो सिग्निफिकेंट है, वो अहम है। चाहे हम जो सरफेस ऑफ अर्थ जो है उसको ज़ीरो पॉइंट पोटेंशियल एनर्जी रेफरेंस ले, या फिर पॉइंट एट इन्फिनिटी जो है उसको ज़ीरो पोटेंशियल एनर्जी रेफरेंस ले, ये इतना मैटर नहीं करता जितना डिफरेंस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी फ्रॉम वन पॉइंट टू एन अदर जो है वो अहम है। यही फैक्टर एक अहम है, चाहे हम जो ज़मीन की सरफेस है या फिर इन्फिनिटी है, इन दोनों में से कोई भी रेफरेंस लें, ज़ीरो पोटेंशियल एनर्जी रेफरेंस, इनमें सिर्फ जो मैटर करता है, वो जो चीज़ मैटर करती है वो सिर्फ डिफरेंस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी मैटर करती है फ्रॉम वन पॉइंट टू एन अदर। The change in potential energy as we move our body above the surface of the earth will always be positive, कि जो चेंज होगी, जो डिफरेंस है पोटेंशियल एनर्जी का जैसे ही बॉडी जो है वो मूव करेगी ज़मीन की सरफेस से, वो हमेशा पॉजिटिव होता है। ये हमने कहा था कि जो इनका डिफरेंस है वो मैटर करता है, और जो इनका डिफरेंस होता है वो हमेशा पॉजिटिव ही होगा। चाहे आप MGH वाला फार्मूला लें या फिर आप ये U इज़ इक्वल टू माइनस जी कैपिटल एम स्मॉल एम ओवर आर ले, इन दोनों सूत्रों में हमारी जो एनर्जी है वो हमेशा, जो इनका चेंज है या इन पोटेंशियल एनर्जी है वो हमेशा पॉजिटिव ही होगी। मतलब ये इंक्रीज़ होगी, हमेशा इसकी वैल्यू पॉजिटिव ही आएगी चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी की। नाउ द एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ इज़ फाउंड बाय पुटिंग आर इज इक्वल टू आर रेडियस ऑफ अर्थ, कि कोई भी एक ऑब्जेक्ट है वो ज़मीन की सरफेस पे पड़ा है, इस सूरत में जो हमारा आर होगा वो रेडियस ऑफ अर्थ होगा। रेडियस ऑफ अर्थ की वैल्यू जो है वो आर स्मॉल आर की इक्वल हो जाएगी। इस सूरत में हमारी जो इक्वेशन है पोटेंशियल एनर्जी की वो ये बन जाएगी। द नेगेटिव साइन, जो नेगेटिव साइन है इसमें वो ये शो कर रहा है द अर्थ्स ग्रेविटेशनल फील्ड फॉर मास m इज़ अट्रैक्टिव, कि नेगेटिव साइन ये शो कर रहा है कि जो अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड है वो अट्रैक्टिव है और वो बॉडी को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही है, इसलिए हमारा जो साइन है वो नेगेटिव आया है। The above expression gives the work or the energy required to take a body out of the earth's gravitational field, कि ज़मीन की ग्रेविटेशनल फील्ड से बॉडी को मूव करवाने के लिए जहाँ पे उसकी ग्रेविटेशनल फील्ड का कोई इफेक्ट ना रहे, ये वो वर्क है या वो एनर्जी है जो किसी भी बॉडी को रिक्वायर होती है। वेयर इट्स पोटेंशियल एनर्जी विद रिस्पेक्ट टू द अर्थ इज़ ज़ीरो, कि जबकि इसकी जो पोटेंशियल एनर्जी है विद रिस्पेक्ट टू द अर्थ जो है वो ज़ीरो है। और ये वो पॉइंट है जहाँ पे बॉडी पे अर्थ की जो ग्रेविटेशनल फील्ड है वो एक्ट नहीं करेगी, मतलब इन्फिनिटी पॉइंट। तो ये था हमारा आज का टॉपिक एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी। तो आज के टॉपिक में हमने एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी की डेरिवेशन की है।